तो डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना आ चुका है क्योंकि डिजिटल मीडिया बहुत ज़्यादा चल रहा है। बेस्ट मीडियम आपको क्या लगता है? In the last 5 years, digital marketing has come to the forefront when it comes to real estate as well. सो वर्ड ऑफ माउथ जो रियल एस्टेट में चलता था आज भी वो है। बहुत है। हाँ सर, जैसे कनॉडिया ग्रुप लगभग 30 साल हो चुके हैं उन्हें। टॉकिंग अबाउट क्रेवा, दिस इज समथिंग न्यू कमिंग टू द मार्केट। एक ब्रांड की जो स्ट्रैटेजी होती है उसको एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाने के लिए वो क्या क्रेवा फॉलो कर रहा है? एक मेजर फोकस ट्रेडिशनली ये रहा है कि हमेशा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स पे फोकस रहता है, बट एज देयर इज एन ओल्ड सेइंग दैट चैरिटी बिगिंस एट होम। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द ब्लूप्रिंट्स। और आज मेरे साथ हैं इस वक्त क्रेवा के सीईओ मिस्टर मयंक जैन। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सर सबसे पहले बताइए, गुड़गांव से नोएडा तक का सफर ये कैसा रहा? काफ़ी लंबा, but we had a chat and you suggested that we wanted to have a discussion on what's the latest that is happening in real estate. So काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे, so I thought it's a good opportunity to have a great discussion. सर सबसे पहले आपसे आपकी जर्नी जानना चाहूँगी, कनोडिया के साथ कोलैबोरेशन और ये क्रेवा का जो ये आउटकम वेंचर निकला है इसके बारे में बताइए। मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर रहा हूँ, करीबन 12-13 साल मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया है। जितने भी की स्टेक होल्डर्स रहे हैं, की डेवलपर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सो माय टीम एंड मी हैव हेल्प्ड टू डिप्लॉय क्लोज टू $2 billion इन दिस मार्केट, मोर स्पेसिफिकली एनसीआर। तो काफ़ी समय से एक इच्छा थी कि हमारे बिजनेस में, इसको सेल साइड ऑफ बिजनेस बोलते हैं, कि सेल साइड में तो एक पर्टिकुलर नीश क्रिएट कर लिया, अब उसके अलावा क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो दैट्स वेयर एक अपॉर्चुनिटी आई। मेरी मिस्टर गौतम कनोडिया और मिस्टर विशाल कनोडिया से मुलाकात हुई, तो उसमें गौतम जी ने अपनी तरफ से एक विजन मेरे सामने रखा कि वो किस तरीके से एक डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं रियल एस्टेट में। एज अ ग्रुप, कनोडिया conglomerate has been investing in real estate for a long time. तो उनकी तरफ से भी एक डिज़ायर था कि हम एक फुल स्टैक रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के तौर पर एंटर करें। इससे पहले काफ़ी मेरी इंट्रैक्शंस इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अन्य जनों से भी हुई, बट एक लैक ऑफ अलाइनमेंट ऑफ विजन था कि करना किस तरीके से चाहते हैं। जो पहली ही डिस्कशन में विद मिस्टर गौतम कनोडिया एक कहते हैं ना कि you just, he said what I wanted to hear, even without in the first discussion itself. And that's where the discussion started in terms of how should we go about setting up the entire platform. तो हम दोनों विजन को लेके पहले दिन से क्लियर थे। अच्छा, कि रियल एस्टेट में एक जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है कि how to make a completely professionally driven organization with the highest levels of corporate governance. अच्छा, जो थोड़ा सा real estate as compared to other industries perception है कि missing रहा है, while with multiple regulatory reforms like RERA, GST coming in, the governance levels have gone up considerably, but still we have a long way to go in terms of catching up with the other sectors. तो वही एक पर्टिकुलर कॉमन विजन लेके हम आगे बढ़े एंड वी क्रिएटेड क्रेवा. क्रेवा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कृष्णा एंड शिवा. सो the idea was to combine the serenity and innocence. दिस वाज अ क्वेश्चन कि क्रेवा का मतलब क्या है? क्रेवा का मतलब it's a, as I said, it's a combination of the word Krishna and Shiva. In Sanskrit it means unique gift of God. Okay. So idea was to combine the qualities of two of the most revered deities in our culture. So Krishna in our culture stands for
innocence, थोड़ी शरारत, but at the same point of time sense of power. And Shiva is the most powerful being known in existence. The idea was to combine these two and deliver the best possible product, not just for our external stakeholders, that is the customer, but also to create a sense of belongingness amongst our internal stakeholders. So, सर जैसे जो फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रेवा का फर्स्ट जब आया, क्या एक विजन था कि किस तरह से हम इसको लेके आएंगे कि मार्केट में बाकी कॉम्पिटिटर्स से अलग होगा, एंड व्हाई क्रेवा विल बी द मोस्ट पॉपुलर और लोगों के बीच में जैसे आपने बोला कि कनेक्ट करेगा, ऐसा कैसे? देखिए, रियल एस्टेट में आपको एक बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है कि आपको अपना जो टारगेट कस्टमर है उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट। जितने भी अभी नोन नेम्स हैं रियल एस्टेट में, यू नेम इट, बट all of them are all weather operators in the sense that they are operating across asset segments, whether it is affordable housing, mid-end housing, premium or luxury. At Creva, we are establishing the organization or the brand as an out-and-out luxury brand. So we are very clear that we want to only acquire city-centric locations and offer a sense of exclusivity when it comes to our offerings, so that जिस customer को हम target कर रहे हैं, उसकी जो aspirations हैं, उसको हम cater कर पाए। ठीक है। So that's the whole perspective to it, कि हम जहाँ भी जाएंगे, that location should be such wherein people should first of all scratch their heads कि how are you able to come up with a project in a location like that. So that sense of differentiation has to come, because real estate का पहला fundamental यही है, location. Right. You can't effectively compromise on that. And the kind of TG that we are targeting, that's not the category that effectively wants to compromise with even 1 point, let alone more than that. So जब क्लाइंट कोई भी कस्टमर आता है, आप अपने सेल्स में या आप अपनी स्ट्रैटेजीज में स्टोरी टेलिंग को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से स्टोरी टेलिंग सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं, इन जनरल आप कुछ भी कर रहे हैं उसमें बहुत क्रिटिकल है. Whether you are going for an interview or you're trying to convince your parents to let you buy something when you were younger, or whether you are leading an organization, or whether you are trying to convince a customer to do a sale, आपको एक स्टोरी इफेक्टिवली बिल्ड करनी पड़ती है which is aligned with his or her thoughts. And building a story doesn't necessarily mean कि उसका substance नहीं है. First of all, you have to have the foundations right, and then you build a story around it. Because at the end of the day, if it's just the story and there's no substance to it, it's more like a fad. You will run out of fuel very quickly. तो focus इस बात को लेके बहुत clear है कि we offer very differentiated products with a sense of story, which I think our customers would be very keen to buy. सर जैसे कनॉडिया ग्रुप लगभग 30 साल हो चुके उन्हें, टॉकिंग अबाउट क्रेवा, दिस इज समथिंग न्यू कमिंग टू द मार्केट. एक ब्रांड की जो स्ट्रैटेजी होती है उसको एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाने के लिए वो क्या क्रेवा फॉलो कर रहा है? फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रांड बिल्डिंग, एक मेजर फोकस ट्रेडिशनली ये रहा है कि हमेशा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स पे फोकस रहता है. बट एज देयर इज एन ओल्ड सेइंग दैट चैरिटी बिगिंस एट होम. सो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, एंड द एंटायर मैनेजमेंट और द बोर्ड इफेक्टिवली इज अलाइन्ड विद दैट थॉट that as a branding exercise, we have to first start with our internal stakeholders, and the most important internal stakeholder are the employees. Right. So you have to effectively create a sense of belongingness and a sense of pride amongst your employees, that they should feel pride in the fact that they are a part of such an organization. Right. Because they are agents of the entire corporate. Every person will have a minimum circle of around 100 to 2,000 people, depending upon how social they are. Yeah. So अगर आप वो एक बेसिक चीज़ अचीव कर लेते हो, आप पे 90% काम हो जाता है. आपको कस्टमर्स को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इफ देयर आर अबाउट 100 पीपल वर्किंग इन माय ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल ऑफ देम टॉक टू 2,000 पीपल एंड विद अ सेंस ऑफ कन्विक्शन, 90% of the job is done. I don't need to go out and convince anybody to effectively instill a sense of trust. Because my partners, my champions are doing that for me. Yeah. Sir, how social you are? I am
on a personal level, I am a very introvert person. अच्छा. But given the trade that I've been in for more than 1.5 or almost 2 decades now, so I have conditioned myself to be an extrovert. करना पड़ता है. तो बट मुझे अपनी फैमिली, वेदर इट्स माय पर्सनल फैमिली और माय ऑर्गेनाइजेशन, मैं दोनों को ही फैमिली मानता हूँ, उन सब के साथ इंटरेक्ट करना मुझे बहुत पसंद है. टू अंडरस्टैंड छोटी से छोटी कोई प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, बिकॉज सी इट मोर ऑफन देन नॉट कोई एक यंग मेंबर आपकी टीम में आता है, उसको आपको कुछ करना नहीं है. इफ ही और शी जस्ट नोज दैट कि मेरे सीईओ का हाथ मेरे कंधे पे है टू इंश्योर कि मेरा सब ठीक हो जाए, डोंट स्ट्रेस अबाउट इट, वो अपने आप कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे. बिकॉज लाइफ आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है. ट्रायल एंड एरर से आप मे बी ज़्यादा टाइम लोगे, बट जो आप लेसन सीखते हो वो खुद करके, वो आप कभी भूलते नहीं हो. तो आई लाइक टू एनकरेज मोर एंड मोर ऑफ दैट. सो बीइंग सीईओ, कितने आप एक बैरियर से कुछ वो आपने बना रखा है कि कोई दिस पर्सन और समवन डायरेक्टली मेरे तक नहीं आ सकता? इज इट, जैसे आपने बोला कि मैं सबको सपोर्ट करता हूँ, प्रमोट करता हूँ, बीइंग अ सीईओ, क्योंकि हमने देखा है कि एक लाइन ऑफ बैरियर रहता है एक बीच में, कि नहीं सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, इस तरह से चीजें जाती हैं. देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज एक पर्टिकुलर फॉर्मल चेन ऑफ कमांड क्रिटिकल हो जाता है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. बट वो चेन ऑफ कमांड कितना स्ट्रिंजेंट है वो टॉप टू बॉटम फ्लो करता है. इफ यू मेक दैट चेन ऑफ कमांड टर्न इनटू अ बैरियर, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग. बिकॉज सी कई बार आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हो, एंड व्हेन यू आर लीडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, आप बहुत सारी जो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें हो रही होती है वो आप इग्नोर करते हो, बिकॉज यू हैव 10 अदर थिंग्स टू फोकस ऑन. वो कई बार फोकस से निकल जाती हैं, और जब वो सामने आती हैं तो वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाती है एट टाइम्स. और आपको तब आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ रहे होते हो कि शायद अगर ये पहले ही आप एड्रेस कर लेते तो इट वुड नॉट हैव बिकम बिग. तो मैं अगेन एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वन ऑफ द इंटरव्यू ही सेड कि एक पुरानी कहावत है कि राजा भेष बदल के चले तो उनको पता चला. क्योंकि जब राजा जी अंदर बैठे हुए राजमहल के, तो प्रजा तो उनके पास आ नहीं पा रही. लेकिन वो, और उनकी इंटेंशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जानना चाहते हैं, बट उनको वही सुनाया जा रहा है जो अच्छा है, जो सुनने में अच्छा लग रहा है. जब उन्होंने भेष बदला और वो एक कॉमन मैन की तरह सड़क पे उतरे, तब उनको पता चला कि जेन्युइन प्रॉब्लम्स क्या है. सो idea of this example was to basically make sure कि while the chain of command remains, you can't let them become barriers. And that is very much critical for the lowest base of the pyramid. Correct. क्योंकि बाकी जो हायर अप्स हैं इन द हायरार्की, वो तो उनका तो एक्सेस आपके पास रहेगा ही, बिकॉज देयर इज डायरेक्ट इंटरेक्शन पर्टेनिंग टू वर्क. बट जो सबसे लोअर बेस पे एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको उसकी प्रॉब्लम्स कैसे समझेंगे यार. ट्रू. बट सर, जैसे कस्टमर्स की आप बात बता रहे थे थोड़ी देर पहले, तो कस्टमर्स आज के टाइम में मिलेनियल्स भी हैं, जेनजीज भी हैं. अभी तक आपका जो इंटरेक्शन रहा है या एज अ डेवलपर, क्या चीज़ें आपको देखने को मिली हैं कि किस तरह की ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी कुछ चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिकेड्स का एक डिफरेंस आ चुका है, उसके बारे में बताइए. सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एंड यूज़र, इंडिया में जो इफेक्टिव एंड यूज़र्स हैं, उनका अगर आप एज डेमोग्राफिक को एनालाइज करेंगे, तो मेजॉरिटी ऑफ होम बाइंग डिसीजंस ईदर हैपन बिटवीन 35 to 45 और पोस्ट 55. These are the two categories in which majority of the investments in real estate happen. Because इस समय पे आपकी disposable income सबसे ज़्यादा होती है. Correct. तो जो पहली कैटेगरी है, which is effectively the millennials, उनके साथ approach in terms of positioning the product is very different to a person who may be in his mid-50s, his or her mid-50s, क्योंकि उनका outlook towards life, उनकी requirements, उनका perception, उनका risk taking का appetite, बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं. तो आपको क्यूरेटेड ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी ही पड़ती है. फॉर एग्जांपल, इफ वी आर पिचिंग अ प्रोडक्ट व्हिच इज क्यूरेटेड फॉर समबडी इन हिज और हर मिड 50s, दे आर लुकिंग फॉर अ सेंस ऑफ प्राइड. हम रियल एस्टेट में ट्रस्ट की बहुत बात करते हैं, बट समबडी इन हिज मिड 50s इज नॉट लुकिंग फॉर नेसेसरली जस्ट ट्रस्ट.
what he's also looking for is a sense of pride कि if because that person is bordering retirement or already retired, वो घर खरीदते समय एक सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट ढूंढ रहा होता है कि मैं घर में, मेरा घर है, मैं एक रिस्पेक्ट के साथ, एक सेल्फ एस्टीम के साथ रह सकता हूँ, वर्सेस a person in his or her mid-30s is looking in a very aspirational sense. या तो वो एक better quality of life देख रहा है, या वो एक sense of prestige देख रहा है. करेक्ट. तो तीनों केसेस में आपकी पोजिशनिंग बहुत डिफरेंट है, तो उस चीज़ का ध्यान हमें रखना पड़ता है. सो डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना आ चुका है क्योंकि डिजिटल मीडिया बहुत ज़्यादा चल रहा है. बेस्ट मीडियम आपको क्या लगता है? Best medium, see, in the last 5 years, digital marketing has come to the forefront when it comes to real estate as well. Real estate was a bit of a laggard, I would say, in terms of adopting this particular medium in the whole sense. But COVID taught us a lot of things. Before COVID, you could not even imagine that घर online बिकेंगे. So that effectively broke a lot of shackles. एक पर्टिकुलर जो टैबू था कि जब तक देखा नहीं तो खरीदेंगे कैसे, ऐसे एक हम ट्रेडिशनल सेंस में, नहीं मॉम जब कपड़े खरीदते तो कहती थी ऑनलाइन कौन खरीदता है, छू के देखो पहले पता कैसे चलेगा. तो टच एंड फील फैक्टर होना चाहिए. तो रियल एस्टेट के साथ भी वही टच एंड फील फैक्टर था. बट जो नए रेगुलेशंस आए हैं, जैसे आपका रेरा आया, जीएसटी आया, उसकी वजह से आप एक सेंस ऑफ ट्रस्ट फॉर द इंटायर इंडस्ट्री डेवलप हुआ है, जो शायद थोड़ा लैकिंग था पहले. क्योंकि अब एक एंड कस्टमर को भी पता है कि मुझे अगर एक पर्टिकुलर लोकेशन में घर लेना है तो ही और शी कैन जस्ट टाइप and with a flick of a finger he or she would have all the details that they need. How the developer is performing, what is his track record, वो सारा फ्लिक ऑफ फिंगर पे अवेलेबल है आज की डेट में. सो आपको पोजिशनिंग बहुत क्रिटिकल हो जाती है ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में. और सेंस ऑफ जो ब्रांडिंग में आप सबसे ज़्यादा क्या देखते हो, रिटेंशन फैक्टर. तो जो देखता है इंसान आज की डेट में, उसका रिकॉल फैक्टर सबसे ज़्यादा होता है. और उस केस में दूसरा प्रॉब्लम एक ये भी है कि हमारा अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है. तो आपको हार्ड हिटिंग सॉर्ट ऑफ कंटेंट देना है which is very concise, which is very precise at the same time. आप बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड कंटेंट भी नहीं दे सकते बिकॉज जो इंडिविजुअल कस्टमर है वो अपना अटेंशन लूज कर देगा. राइट. एट द सेम टाइम आपको मैसेजिंग भी क्लियर करनी है. तो वो एक मैसेज बहुत शुड बी लाउड एंड क्लियर. मैसेज शुड बी लाउड एंड क्लियर. तो वो एक बहुत ही टाइट रोप है. ये भी सर एक क्वेश्चन है कि आपको हर बार ब्रांडिंग स्ट्रेटजी चेंज करनी है, हर बार क्रिएटिव चेंज करना है, लेकिन मैसेज शुड बी लाउड एंड क्लियर. ये भी एक स्ट्रेटजी बनाना बहुत मुश्किल काम है एक तरह से, कि देखा जाए कि जिससे आपका ही प्रोजेक्ट है, आपको अलग अलग चीजें बेचनी है और सबके लिए आपको अपना मैसेज सेम है आपका, क्योंकि विजन सेम है कंपनी का, बट यू हैव टू मेक एवरी टाइम द स्ट्रेटजी चेंज, क्योंकि सेम चीज रखेंगे सेम बार बार होगा तो लोग वो भी नहीं देखना चाहेंगे. वो एक चीज सी, जैसे क्या होता है कि आप ब्रांडिंग इज लाइक बिल्डिंग इज लाइक नर्चरिंग अ चाइल्ड, राइट. अब आप एक बच्चे को नर्चर कर रहे हैं, राइट. उसको आप बहुत अलग अलग तरीके, जैसे जैसे उसकी एज होती है वैसे उसके आप उसकी जो रिक्वायरमेंट है चेंज होती रहेंगी. बट जो कोर वैल्यूज़ हैं जो आप इंस्टॉल करना चाहते हो उसके अंदर, वो तो सेम ही रहेंगी. वो चाहे वो 25 साल का हो जाए, चाहे वो 40 साल का हो जाए, चाहे वो 1 साल का है. जो कोर वैल्यूज़ आप इंस्टॉल करना चाहते हो वो सेम है, उनके साथ आप चेंज नहीं कर सकते. उसकी वे ऑफ कम्युनिकेशन शायद चेंज हो सकती है, राइट. तो वो हमें ऑब्वियसली मेंटेन करना पड़ता है. बट वो इतना मुश्किल इसलिए नहीं है बिकॉज जो हम कोर फंडामेंटल्स के साथ हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जो हम फंडामेंटल्स को पोर्ट्रे भी करना चाहते हैं, वो ट्रांसेंड करते हैं सारे मीडियाज़ को. तो it's not that difficult, but yes, it's tricky at times, but once you're convinced and you are honest to what you're doing, I don't think anything is difficult. So word of mouth जो रियल एस्टेट में चलता था आज भी वो है? बहुत है. हाँ. और अभी तो सोशल मीडिया के आने के बाद और भी ज़्यादा हो गया, बिकॉज द अमाउंट ऑफ पब्लिक स्क्रूटनी दैट डेवलपर्स आर अंडर, or I should say even developers, the entire industry is under. It's good. See, at the end of the day, I strongly feel that real estate is a active B2C business wherein you are actively engaging with the customer. ऐसा नहीं है कि आपने बेच दिया और ख़त्म हो गया काम वहाँ पर. आपका 5 साल का जेस्टेशन टाइम है कंस्ट्रक्ट करने का, उसके बाद 5 साल का मिनिमम लाइबिलिटी पीरियड है.
ये तो रेगुलेटरी स्टैंड पॉइंट से हो गया, बट आप ये सोचिए कि जिस कस्टमर ने अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी उसमें लगा दी, करेक्ट, अगर 11वें साल में भी मान लीजिए वहाँ पर कुछ मिसहैप हो जाता है या द कस्टमर इज नॉट हैप्पी विद द सर्विस, आप वहाँ से हाथ नहीं झाड़ सकते। करेक्ट, तो वो एक क्रिटिकल फैक्टर है। तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत, इट्स अ डबल एज वर्ड। इफ यू आर एबल टू डिलीवर 110%, then it works wonders for you. But let's suppose even if you deliver 99% after committing 100%, it can really come back and haunt you as well. So you have to be very careful about this. सर आपको इतना टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में, कभी ऐसा हुआ है कोई मिस हैपनिंग ऐसे कुछ रही हो? एनी टाइम यू हैव? By God's grace, whether it was during my investment banking career or at Creva, nothing of that sort has happened. But I have seen with people known to me something like that happening, and they were at times brought under the scanner for no reason. I don't think I should cite specifics of that particular instance, but ऐसा हो जाता है। Because होता क्या है कि देखिए, जब एक कोई इंस्टेंस होता है वो ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता है। There are multiple shades of gray involved, multiple stakes, multiple reasons involved in it. Just labeling one person responsible for it is not right without understanding the context. Right. Either the entire information should be available, and if the information is not available, then drawing conclusions at times I think is a bit premature. So that's the thing. सर बट कभी कभार ऐसा भी होता है कहीं ना कहीं, जैसे कोई XYZ ब्रांड ले लिया, एक टाइम पे बहुत नामी था, लेकिन अचानक वो धीरे 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 करके वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कहाँ गलती कर जाते हैं ब्रांड्स? ब्रांड होता है, ब्रांड से वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा हो जाता है। See, major जो traditionally जो issue रहा है with traditional brands who were I would say kings and in their good times and have tapered off over the years. Major issue governance का रहा. While the downturn, I would say consolidation that we witnessed between 2013 to 2020 did not help as well. So वो एक sort of exasperated the entire situation. वो governance वैसे ही थोड़ा सा problem था, cash flow discipline was a bit lacking. और जो market was not supporting, वो एक double whammy हो गया and they were not able to sustain. So that's where we are trying to create a differentiation in Creva. We are very clear that any project that we launch, we ensure that financial closure is done on day zero. So that the customer has assurance that if they are buying into our product and if we are committing a next timeline, then it will be delivered before that, not after that. Because there is no dependence on outside capital to effectively construct. वो बहुत critical हो जाता है। Right. So वो एक चीज़ missing थी, and see we are trying to take the learnings from the others' mistakes. तो एक smart आदमी खुद की गलती से सीखता है। करेक्ट। थोड़ा ज़्यादा smart आदमी दूसरों की गलती से सीखता है। तो थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर। सर जिस रियल एस्टेट की हम बात कर रहे हैं आज के टाइम में, ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है। एक वक्त ऐसा था कि जो कुछ नहीं कर सकता वो जाके रियल एस्टेट में चला जाता था या ब्रोकर बन जाता था। अब ये जो इंडस्ट्री है, लोग इसमें डिग्रीज कर रहे हैं, पीपल आर CEO एंड दिस इंडस्ट्री इज डूइंग सो वेल, और आगे भी इसका फ्यूचर बहुत अच्छा बताया जा रहा है। ये चेंज आप कैसा देखते हैं इस इंडस्ट्री का? अभी इंडस्ट्री तो हम नहीं बने, हमारी ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रही है गवर्नमेंट से। So हम the entire key set of I would say the sector is requesting the government. कह सकते हैं इसको, हाँ सेक्टर कह सकते हैं। अभी इंडस्ट्री थोड़ा सा अभी टाइम है, जंग जारी है हमारी, कोशिश कर रहे हैं। Hopefully that government grants us the industry status very soon. Because see, at the end of the day, one has to understand that real estate contributes about 8 to 10% to the GDP. True. It's the second largest employer in the country. Given the cost of capital that is available to real estate is at times punitive also. For my peers in the manufacturing space, the capital is available to them at around 8%, 9%, at times even 6%. If I want to go ahead and buy a land, because that is a raw material for me, capital is not available below 18, 19, 20%. So if I don't have money within my balance sheet, it's very difficult to operate in real estate. So for an industry or sector which has such a critical role to play in our India's growth story, I think the government should take notice of this thing and should grant us the industry status, which is very critical. Second, to address the second part of your question, see again, this is जो अभी आप
इंग्रेस देख रहे हैं, इंक्रीज नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स का, एंड आई बीन अ पार्ट ऑफ इट. आई एम अ प्रोफेशनल हुज एंटर्ड एज अ फुल टाइम as a part of full stack development platform. So it's a very welcome move, because see, the old and the traditional ways of going about real estate is, I won't say it's impossible to sustain in that model, but yes, it is very difficult given the amount of regulatory control that is there, scrutiny that is there, how aware the customers are these days. So you can't effectively go about doing business in the same fashion. So it's a very welcome move, and the more of the professionals who come in to be a full-time part of this industry, I would be the happiest person on the face of the earth. सर ट्रेंड्स के साथ, जैसे आपने अभी बोला, तो ट्रेंड्स के साथ चेंज होना रियल एस्टेट में बहुत ज़रूरी होता है कहीं ना कहीं. Correct. It's very important. See, change is the only constant, as we say. आप चाहे वो वे ऑफ ऑपरेशंस में देख लो, प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस में देख लो, आप अपने हाउ यू इफेक्टिवली क्रिएट द काइंड ऑफ कल्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रोडक्ट में देख लो, इट हैज़ टू कॉन्स्टेंटली चेंज. So 90s 20th century concept used to be that the customer comes first. Yeah. 21st century concept is employees come first. Right. If employees are happy, then your customer is certainly going to be happy, because वो आपका जो employee है वो आपके customer का ध्यान रख लेगा. Similarly, in terms of governance, whether it was a part of it was because of the regulatory reforms, and part of it was because of the self-realization amongst the developer community, that we have to become more and more secure about our capital situation, because real estate over the years has become very capital intensive. Right. So if you want to do this business, you have to have the right kind of capital available with you, or the visibility of the capital coming in before venturing into this. So that change has to happen, and gladly so it is happening. So that's the reason as to why you see real estate doing so well in the last 3-4 years. That's a result of the process, things that were in process for the last 7-8-10 years. सर ट्रस्ट की अगर बात करूँ, ट्रस्ट कितना इम्पोर्टेंट है इसमें? ट्रस्ट तो बेसिक फंडामेंटल है. आप अगर you are expecting somebody to invest one's lifetime savings into real estate, because real estate जो पहला एस्पिरेशन होता है, जो फर्स्ट टाइम होम बायर होता है और वो घर खरीदता है, तो वो एक बेसिक सेंस ऑफ रिक्वायरमेंट में खरीदता है. बिकॉज हमारी बेसिक इंडियन वैल्यूज रोटी कपड़ा मकान, ये 3 बेसिक इंडियन वैल्यूज है. तो मकान तो होना ही है, अब वो खरीदना है, वो अपनी ज़िंदगी भर की सेविंग्स, whether as an individual or as a couple they are investing. So वो एक सेंस ऑफ ट्रस्ट इंस्टिल करना और उसको ऑनर करना सबसे क्रिटिकल पार्ट है. तो फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए वो ट्रस्ट क्रिटिकल है, सेकेंड टाइम होम बायर के लिए प्रेस्टीज क्रिटिकल है, और थर्ड टाइम होम बायर जो आपका mid-50s के कस्टमर्स हैं उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत क्रिटिकल है. यू हैव टू इवॉल्व, यू हैव टू पोजिशन द प्रोडक्ट, डिजाइन द प्रोडक्ट, plan the product in the right fashion to effectively cater to the requirement. सर पहले एक वक्त था अफोर्डेबल हाउसिंग, लोग ज़्यादातर वो कॉन्सेप्ट चलता था अफोर्डेबल हाउसिंग का. अब ये लग्जरी लिविंग का कॉन्सेप्ट आ चुका है. बट नोएडा में अगर देखा जाए कहीं ना कहीं अभी भी अफोर्डेबल कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, लग्जरी पे धीरे धीरे लोग मूव ऑन कर रहे हैं. बट टॉकिंग अबाउट गुड़गांव, वहाँ पे लग्जरी लिविंग का कॉन्सेप्ट लोग पहले से ही ले चुके हैं. हाउ यू टेक दिस? See, luxury living as a concept कभी मतलब it has just come to the forefront all of a sudden. ये एक perception है हमारी. Right. आप मुझे बताइए, अभी हम रिपोर्ट करें कि इतने नंबर ऑफ यूनिट्स इन एक्सेस ऑफ 3 million USD और 20 करोड़ से 7.5 यूनिट बिक गए. अब बट वो नंबर ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स ग्रो ही कर रहा है. ऐसा नहीं है कि वो नंबर हम आज 750 रिपोर्ट हुआ है तो इससे पिछले साल वो 100 ही था. इट हैज़ बीन इंक्रीमेंटली इंक्रीजिंग, एंड इन की मार्केट्स वेदर इट इज़ इन दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, more prominence was on Delhi, because luxury living as a concept was primarily concentrated in traditional sense कि आप एक प्रीमियम फ्लोर में रह रहे हो या आप बंगलोज में रह रहे हो. वो एक ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस बदला है कि when I perceive luxury and we talk about real estate, it's not necessarily just the bungalows.
or it's not necessarily just the independent floor that I may be living out of GK1, GK2 or other localities that we aspire to live in. तो वो एक thought process उस सेंस में बदला है, and that is why you see the shift happening. दूसरा जो गुड़गांव में जो सेंटर स्टेज लिया है लग्जरी लिविंग ने या नोएडा में सेंटर स्टेज लिया है, वो मेजॉरिटी वो लोग हैं जो दिल्ली की इन पॉश लोकेलिटीज से मूव आउट हो रहे हैं. उसका रीज़न क्या है? दे आर लुकिंग फॉर बेटर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अम्यूनिटीज़, पार्किंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए. बिकॉज अगर मैं एक 20 करोड़ के घर में रह रहा हूँ या 50 करोड़ के घर में रह रहा हूँ, मेरे पास एक बेसिक सिक्योर्ड पार्किंग नहीं है, राइट, तो दैट बिकम्स अ डेली हैसल. सो और वो लोग ही इफेक्टिवली शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज दे वांट टू इफेक्टिवली लिव in a complex which offers them the same sense of exclusivity that possibly a independent floor may be offering in a locality in South Delhi, but at the same point of time it offers a lot more things that that particular unit is not. So इस वजह से आपको वो forefront पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है. But this concept has always been there. Purchasing power has always been there. Similarly, affordable housing concept बाहर नहीं हुआ है. It's just that luxury living has come to the forefront a bit more. दूसरा फैक्टर क्या आ जाता है कि अंडर द एजेस ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अफोर्डेबल हाउसिंग बिकेम द मेन थीम बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ इंसेंटिव्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दैट्स द रीजन एज टू व्हाई यू सॉ अबाउट approximately 60% of the absorption or the unit purchasing that happened between 2013 to 2020, especially in Gurgaon, was in the affordable housing space. Because the cost metrics were supporting it. आज की डेट में अगर if I go about finding a right location and build a affordable housing project, I can't do that given the cost centers involved. Because आप affordable housing भी बेचना चाहते हो तो you can't offer it at a location which is completely far off. राइट, Because वो जो इंसान वहाँ पर खरीदना चाहता है उसको कहीं काम भी करना है. करेक्ट, वो if I say कि मैं आपको 40 लाख का घर दूंगा बट आप अपनी वर्क प्लेस से 50 किलोमीटर दूर रह लो, दैट विल नॉट वर्क. गुड़गांव में वो मॉडल अफोर्डेबल हाउसिंग इज अ केस स्टडी इन टर्म्स ऑफ सक्सेस सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है इंसेंटिव्स के थ्रू गवर्नमेंट ने कि जहाँ पर एक प्रीमियम हाउसिंग या मिड एंड हाउसिंग का घर 1 करोड़ 1.5 करोड़ का घर बिक रहा है, उसी के साथ एक 30 लाख का घर भी बिक रहा है. तो गवर्नमेंट गेव दोज इंसेंटिव्स and it made it possible for all of us to effectively offer products at that price to the customer. Currently, given the cost centers, it's extremely difficult. If you were to ask me, affordable housing is the need of the hour, right? The customer base that we are handling it's like the top 1% of the 1% of the of the country's population. But there is another 25% demographic which has a purchasing capacity, which has a disposable income of around 40 to 50,000 rupees per month. वो घर जो अफोर्ड कर सकता है वही 30-35 लाख का ही घर अफोर्ड कर सकता है. Assuming that both husband and wife are buying, they are taking a home loan of around 25-30 lakhs, 50,000 रुपये की EMI दे देंगे, तो उससे ज़्यादा का वो लोन ही नहीं अफोर्ड कर सकते. तो फिर आप, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे कॉस्ट सेंटर सपोर्ट नहीं करें. गिवन द इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, यू कांट डू a bad job in terms of execution because at the end of the day you are responsible for what you are building. So वो issues के रहते हुए आप ये देख रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग का जो सप्लाई है मार्केट में वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है. It's not because the developers don't want to do it, it's simply because the numbers are not supporting it. सर क्रेवर जैसे लग्जरी लिविंग लेकर आ रहा है, तो एक चीज जो सबसे पहले आपके दिमाग में आती है व्हेन यू थिंक अबाउट लग्जरी लिविंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेयरिटी. रेयरिटी. मैं ये एग्जांपल बहुत बार दे चुका हूँ. हम डायमंड्स खरीदते हैं, करेक्ट. डायमंड्स आर द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ लग्जरी. कोई सॉलिटेयर पहन के घूमता है तो आप ये बोलते हो ना कि दिस पर्सन मस्ट बी अर्निंग वेल. आप फिर भी डायमंड खरीदते हो नोइंग वेल, फुल्ली वेल कि इसकी कोई रिप्लेसमेंट वैल्यू नहीं है. हाँ. बट वो आपको एक सेंस ऑफ प्रेस्टीज देता है, एक सेंस ऑफ सेल्फ एश्योरेंस देता है. ओके, यू हैव अराइव्ड समथिंग इन लाइफ, यू डोंट नीड टू से दैट यू हैव अराइव्ड, द सॉलिटेयर टेल्स सो, राइट. अब वो एक्सक्लूसिविटी
थी, इसी वजह से वो सेंस ऑफ प्रेस्टीज थी। राइट। अब जब से वो लैब ग्रोन डायमंड्स हैव बिकम अ पॉसिबिलिटी, दैट सेंस ऑफ एक्सक्लूसिविटी हैज गॉन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। उसकी वजह से जो नेचुरल डायमंड की मार्केट भी है, दैट ऑल्सो हैज विटनेस्ड अ मेजर डिक्लाइन, बिकॉज वो जो एक चीज जो डायमंड्स के लिए वर्क कर रही थी वही चली गई। हाँ। वही चीज़ है कि अगर आप लग्जरी की बात कर रहे हो, तो इफ आई एम आस्किंग समबडी टू शेल आउट अ लार्ज सम ऑफ मनी, देन आप उसको क्या एक यूनिक प्रोपोजिशन ऑफर कर रहे हो जो बाकी कहीं जगह नहीं ऑफर कर रहे। राइट। तो वो द फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ दैट इज लोकेशन। You can't effectively go to any location and offer a product, no matter how good you may make it, या no matter how लोकेशन। well the specifications may be. But अगर आपकी लोकेशन उसके कमेंसरेट नहीं है तो आप वो वर्क नहीं करेगा। जो हम एक सेंस ऑफ प्रेस्टीज के साथ एड्रेसेस देखते हैं, if somebody if we are talking to somebody, they take pride in the fact that कि मैं सुंदरनगर रहता हूँ, मैं ग्रेटर कैलाश रहता हूँ, right? So these addresses speak for themselves. So at the same point of time, our idea is to offer locations. When we talk about luxury, our idea is to offer products in such locations wherein people can take pride of the location that they are living. राइट। प्रोडक्ट अच्छा बनाना है, स्पेसिफिकेशंस अच्छी देनी है, वो तो है ही है, वो तो करना ही पड़ेगा। करेक्ट। बट फर्स्ट फंडामेंटल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। दैट्स माय पॉइंट। सो गुड़गांव की लोकेशंस की बात करें अगर, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा बूम कौन सी कर रही हैं और कहाँ क्रेवा काम करना चाहता है आगे भी? सी हमारे फोकस में प्राइमरली जो मार्केट्स हैं दोज आर एनजी रोड, गोस्ट कोस्ट रोड एंड गोस्ट कोस्ट रोड एक्सटेंशन। ही हमारी प्राइम फोकस वाली मार्केट्स हैं, बिकॉज वी स्ट्रांगली फील दैट द काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट वी आर लुकिंग टू मेक एंड द काइंड ऑफ टारगेट सेगमेंट्स दैट वी आर लुकिंग टू ऑफर, वो ये 3 मार्केट्स डेफिनेटली केटर कर सकती हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे डेफिनेटली it's an upcoming market, especially bolstered by the fact that Dwarka Expressway has become operational and there are major plans to further extend it up till Jaipur. So wide expressway 352A, I guess. So that is a market which will attract more and more investment in the bridge to luxury or premium housing space. But when you talk about ultimate luxury as an offering, I still feel that these 3 locations that I just told you will continue to dominate for the next 4 to 5 years at least. सो प्राइजेस की बात करूँ अगर, एक वक्त था जब लग्जरी लिविंग, जब एक कॉन्सेप्ट अब ये सामने आया जैसा आप बता रहे, पहले भी हुआ करता था कहीं ना कहीं, प्राइजेस में कितना शिफ्ट देखते हैं, कितना चेंजेस देखते हैं गुड़गांव के उसी एरिया के जिनकी आप अभी बात कर रहे थे? सी पिछले 5 साल में अगर आप देखें, यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम 2 पर्सपेक्टिव्स, पिछले 5 साल में और पिछले 12 साल में। अच्छा। अगर आप 5 साल की स्टोरी देखते हैं तो prices have increased by annualized rate of about 18 to 20% annually. So जो product offerings around 12-13,000 की थी गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन पे, आज you won't find anything below 28,000 rupees a square feet. But at the same point of time, one has to realize that this increase is not necessarily just from 2020 to 2024 or 2025. This was something which was, there was a lot of pent up demand which was there, and the prices were held back for multiple reasons because of the structural reforms that were happening. First, RERA came, then your GST also came to the ambit. So these were kind of major reforms that were put in place, and because of which the stakeholders also took time to understand the impact of these changes and to realign their thought process and their way of working, because of which the market could not just pick up again. तो प्राइसेस तब भी काफ़ी हद तक स्टेबल ही रहे, जबकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि 2016 में हमें एक बेसिक सेंस ऑफ रिकवरी इन टर्म्स ऑफ टेकअप दिखने लग गई थी। प्राइसेस टेकअप इस वजह से नहीं करे बिकॉज मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने लग गए। तो वो पीरियड को भी अगर आप कंबाइन कर देते हो, क्योंकि उस 6-5 साल में मेजर रिफॉर्म्स की वजह से प्राइसेस इंक्रीज हुई, तो 10 साल में अगर आप ये रेट इंक्रीज देखते हो, दैट्स अ 7 to 8% एनुअलाइज इंक्रीज विच इज बेयरली अबव द इन्फ्लेशन रेट। तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। तो लॉट ऑफ टाइम्स आई हियर दिस कॉन्वर्सेशन दैट रियल एस्टेट इज काइंड ऑफ बिकमिंग अनअफोर्डेबल। देखिए, रियल एस्टेट को अफोर्डेबिलिटी क्रिएट करने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत क्रिटिकल है।
not just the developer but also the supplier of the raw material, that is the landowner, as well as the government. कि हम तीनों का एक कॉग्निजेंस होगा तो हम अफोर्डेबिलिटी भी ला पाएंगे इसके अंदर. बट हाँ, अब लग्जरी रेजिडेंशियल और लग्जरी रियल एस्टेट हैज़ इट्स ओन नीश, अफोर्डेबल रेजिडेंशियल और रियल एस्टेट हैज़ इट्स ओन नीश. बट मेरे हिसाब से कॉग्निजेंस अफोर्डेबिलिटी के ऊपर होना चाहिए डेफिनेटली अमंग्स ऑल द की स्टेक होल्डर्स, ताकि जो एक मेजर सेगमेंट है जो शायद उसके लिए आज की डेट में उतनी ऑफरिंग्स नहीं है, उसको भी केटर प्रॉपर्ली किया जा सके. सो रियल एस्टेट मार्केट अगले 10 सालों में आप किस तरह से देखते हैं? See, real estate market has a very bright future, I would say, because more and more end users are coming into the market. So एक जनरल पर्सपेक्टिव ये भी होता है कि रियल एस्टेट जब बूम करता है तो मेजरली इन्वेस्टर ड्रिवन डिमांड रहती है, एंड दे इन्वेस्टर का पर्टिकुलर फोकस ये है कि दे हैव इन्वेस्टेड अ पर्टिकुलर सम एंड दे वांट टू मेक अ प्रॉफिट एंड एग्जिट. While that is true, but at the same point of time, one must also understand कि जो रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री है, प्राइसेस उसके भी 25 से 30% बढ़े हैं. वो तो एंड यूजर ही खरीद रहा है, वो कोई इन्वेस्टर तो खरीदेगा नहीं. और सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रेड हो रही है उसमें प्राइसेस बढ़े हैं. तो एक बहुत वेलकम मूव हमने देखा है कि एंड यूजर्स बहुत इंक्रीजिंग परसेंटेज में मार्केट में एंटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एक बोयंसी मिलती है डिमांड. बिकॉज वो एक आपका ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज द मार्केट इज डूइंग वेल दैट इज व्हाई देयर इज डिमांड. इट्स द अदर वे अराउंड, बिकॉज देयर इज डिमांड द मार्केट इज डूइंग. और वो एक सस्टेनेबल डिमांड रहने वाली है जो हमें अगले 5 से 10 साल तक दिखेगी. राइट. सर एट लास्ट आपसे पूछना चाहूँगी, बीइंग अ सीईओ, आप जो अपनी कंपनी में किसी को हायर करते हैं, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस? क्या एक चीज़ आप देखते हैं? ड्राइव. ड्राइव. देखो मेरा बहुत सिंपल मानना है, यू कैन टीच समबडी बट यू कांट गेट हिम और हर टू बी रेडी टू बी टॉट. करेक्ट. सीखने की लालसा होनी चाहिए. करेक्ट. वो ज़ील नहीं है तो वो ज़ील नहीं है तो फिर कुछ वर्क नहीं करता. वो ज़ील है तो आप सब कुछ करा सकते हैं. राइट. थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस. इट वाज नाइस मीटिंग यू. Pleasure was all mine. Thank you for inviting me. Thank you.